मुझे शादी के नाम से भी डर लगता था, क्योंकि शादी के नाम पर जो खिलवाड़ लड़कियों के साथ किया जाता था, मुझे उससे खौफ आता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात हर लड़की बहुत से अरमान और ख्वाहिशात लेकर अपने पिया घर आती। नई जिंदगी की नई खुशियों की मुंतजिर होती है, लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर बदहवासी का शिकार थी कि शोहर की आमद का सोच कर ही मेरा बुरी तरह से दिल कांप रहा था। मेरा जी चाहा मैं कहीं छुप जाऊं, जहां मेरा शोहर मुझे ना देख सके। काश कि ये मंजर मेरी आंखों से गायब हो जाए। मेरा दिल उस वक्त किसी बेलगाम घोड़े की मानित भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। खौफ के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि जब कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शोहर नवाज कमरे में दाखिल हुआ, उसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। खौफ के मारे मैंने अपने बेड की चादर को अपने हाथों से दबोचा था। मैं जब से गुजर रही थी, जैसे जैसे मेरा शोहर मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा वजूद होले होले लरजने लगा था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मेरे हसीन चेहरे को बड़ी नज़रियत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा मसला बन चुका था। और जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा, तो उसे इतना सुरूर पाकर मुझे कहने लगा, क्या बात है रूबीना, तुम इस कदर नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या वजह बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई क्यों हो? मैंने धीरे से कहा, मुझे इस रिश्ते से खौफ आता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगे। कहने लगा, परेशान न हो। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मुझे खौफ आता है, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ। वो कहने लगा, देखो इसका एक ही हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वो क्या? मेरी बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। फिर चलते हुए अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने कहा, ये किस चीज़ की गोली है? नवाज कहने लगा कि तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इसी गोली में है। नवाज की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। तखौफ में उस वक्त बेहद घबराई हुई थी। खौफ से मेरी जान निकल रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी परेशानियों का हल ये एक गोली कैसे हो सकती है। बहरहाल मैंने गोली खा ली। नवाज मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होठों पर लगाया, मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। लेकिन मैं यूं थी कि जैसे मुझ पर लर्जा सा तारी हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता नवाज ने मुझे अपने हसार में ले लिया, मगर मैं खौफ के मारे अपना आप उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि मेरे जैसे ही आंखों में एक खुमारी सी उतरने लगी है। मैं नींद के आगोश में जाने लगी हूँ। चाहकर भी खुद को जगा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से चंद दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी, चंद दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए जरूरी है कि हम तुम्हें इस रिश्ते के बारे में आगाही दें। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल वाकिफ थी, इसलिए जब मेरे दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया, तो मुझे इस रिश्ते से खौफ सा महसूस होने लगा था। शायद उनका बताने का अंदाज ही कुछ था ऐसा। कहने लगी, शोहर अपनी बीवी पर शादी की रात बिल्कुल भी रहम नहीं खाता, और तुम तो खैर मनाओ, तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी जुबानी बातें मेरा होश उड़ाने लगी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी दोस्तों ने मुझे बताया था, मुझे उस रात से खौफ सा आने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे,
मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं, इसलिए शादी की रात अपने शोहर की आमद पर मैं बेहद डरी हुई और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन नवाज ने मेरे बात सुनकर उसे समझने की कोशिश की थी। उसने मुझे शायद नींद की गोली खिलाई थी। इसे खाते ही मैं कुछ देर बाद सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद न थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शोहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका है, लेकिन सच तो ये शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी इस हद तक नहीं पहुंच सकती थी। बहरहाल, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में शिद्दत से दर्द की टीसें उठने लगी थी। मैं दर्द से कराह उठी थी। मेरे साथ लेटा हुआ मेरा शोहर फौरन से उठ बैठा, कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं, मेरे सर बहुत भारी हो रहा है। याद करने के बावजूद भी मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी पड़ी थीं। मैंने बामुश्किल अपना तकिया बेड के क्राउन के साथ लगाया और हाथों को बेड पर रखकर बामुश्किल उठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठी थी। मेरे बाल खुले थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस हालत का एहसास दिला रही थी कि मेरे शोहर ने भी मेरे साथ नरमी नहीं बरती होगी। मैं चाहकर भी दर्द की शिद्दत को जब्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर नवाज भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो, ये सब तो होता ही है। तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए। अब खूबसूरत बीवी हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है? फिर तुम रात को बहुत ज्यादा खौफजदा थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन न दी तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी, और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपना वजूद इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि मैं उठकर खड़ी हो पाऊँ। नवाज अपने घर में अकेला रहता तो उसके वालिदैन हयात ना थे। पहले तो मेरे वालिद इस रिश्ता पर राजी ना थे, कहने लगे, अकेला अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी वालदा कहने लगी, ये नौजवान अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब अगर इसके वालिदैन हयात नहीं है तो इसमें उसका क्या कसूर है? आपने अच्छी तरह से छानबीन करवाई है। इस रिश्ते में किसी ने भी कोई बुराई या नुक्स नहीं निकाला। अच्छा है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी होने से भी कासिर हो जाऊंगी। नवाज जब नहाकर बाहर आया तो मुझे कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए घर तुम ही को संभालना है। मुझे उसकी बात पर एतराज न था, लेकिन मुझे अपना आप उस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। मुझे यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो मेरी कमर यूं थी कि टूट जाएगी। कमर पर हाथ रखा और नहा धोकर कमरे से बाहर निकल गई। नवाज लाउंज में ही बैठा फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था उसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वो गुजरी हुई रात के लम्हात न जाने किसे बता रहा था। वो भी बड़ी बेबाक अंदाज में फौरन से नजर झुकाए किचन में चली गई। बमुश्किल ही मैंने अपना और नवाज का नाश्ता बनाया था। नाश्ते के दौरान मैंने झिझकते हुए नवाज से ये बात कही थी कि मैंने कहा, नवाज, मेरी कमर में बेतहाशा दर्द है, इसलिए शायद रात को मैं आपको वक्त दे सकूं। नवाज उस वक्त चाय पी रहा था। मेरी बात सुन के उसके कप होंठ के करीब जाते हुए रोका था। कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे इस तरह के एक्सक्यूज नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत बहुत जल्द औलाद चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन सा हुआ था। मैं नहीं जानती थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन जो हालत मेरी इस वक्त थी, मैं शायद मजीद इसकी मुतहम्मिल ना थी। लेकिन मुकाबिल शख्स मेरी हर अज़ियत से बेखबर बस अपनी ही मनमानी करना चाहता था। जैसे ही रात हुई मुझे लगा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो।
रात को फिर नवाज ने मुझे एक दूसरी मेडिसिन दी। मैंने कहा मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा कि नींद की दवा नहीं है। मैंने कहा फिर ये किसी और चीज़ की दवा है। मैंने कहा ये किस चीज़ की दवा है? वो कहने लगा जल्द हमला हो जाने की। ये सुनकर मैं कुछ देर तो उसकी शक्ल देखती रह गई कि आखिर उसे किस बात की जल्दी थी। मेरी शादी को कौन से 3-4 साल बीत चुके थे। अभी मेरी शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे थे। वो मुझे हामला होने की मेडिसिन देने लगा था। मैंने कहा अभी तो हमारी शादी को 1 माह भी नहीं गुजरा। वो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश है। मैं नहीं चाहता कि मजीद वक्त ज़ाया हो। 1 साल में पहले ये देखता रहूँगा कि तुम्हें औलाद हो सकती है या नहीं, और फिर तुम्हें मेडिसिन खिलाऊं। ये कहकर उसने वो मेडिसिन मेरे सामने मेरे मुंह में डाल दी और पानी का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने पानी पीकर वो दवाई अपने अंदर उतार दी थी, लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब गुज़श्ता रात वली बन्नूद की मुझ पर से छाने लगी। उस वक्त मेरा दिमाग इस काबिल नहीं था कि मैं ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी मेडिसिन थी तो मुझे बन्नूद की क्यों हो रही थी। मुझ पर क्यों इतनी शिद्दत से नींद तारी होने लगी थी कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। लेकिन इस बार गहरी नींद और बेहोशी की आलम में भी अपनी चीज़ें मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी, क्योंकि मेरी कमर में शदीद दर्द उठा था। दर्द की इतनी शिद्दत थी कि गहरी नींद के बावजूद मैं रो रही थी। इस बार मेरी आंख दर्द की वजह से जल्द खुल गई थी। उस वक्त मेरी कमर में इतना दर्द था कि मैंने नवाज को उठा दिया। मैंने कहा मेरी कमर में बहुत तकलीफ है, मुझसे सही नहीं जा रही, खुदारा मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन वो बेजार सी सूरत से कहने लगा कि अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर रही हो। मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ, तुम वो खा लो। जिसे खाकर मेरी दर्द में बस जरा सा फर्क हुआ था, इतना कि मैं सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठी दर्द की शिद्दत फिर से बढ़ने लगी। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था। मुसलसिल 8 दिन से मैं इसी तकलीफ से दो चार थी, लेकिन नवाज को तो जैसे मेरी किसी तकलीफ का एहसास ही ना था। एक दिन वो ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा मुझे मैके छोड़ दो। मुझे नवाज से दूर रहने का बस यही एक बहाना सूझा था। वो कहने लगा सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक कि मेरी औलाद नहीं हो जाती तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी आखिर उसे औलाद की इतनी जल्दी क्यों है। हर चीज़ उसे अपने वक्त पर ही होती है। औलाद का हो जाना मेरे इख्तियार में तो नहीं था। 8 दिन में मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खा कर अब तो मेरा भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं नवाज से डॉक्टर पर ले जाने के लिए कहती तो इस बात पर भी नहीं मानता था। कहता था डॉक्टर भी तो तुम्हें पेन किलर ही देगी। लेकिन एक बार जैसे वो घर से बाहर गया, मैंने अपनी वालदा को बुला लिया और उनके साथ इकलौती डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उससे अपनी कमर के दर्द की शिकायत की। मेरा हाथ अब भी कमर पर था। मैं 8 दिन से मुसलसल इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा मुआयना किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई वो सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई थी। मैंने नफी में सर हिलाया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो कहने लगी मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब मेरा शोहर मेरे करीब आता है। मैंने नफी में सर हिला दिया, क्योंकि नवाज तो मुझे रोज जल्द हामला हो जाने की दवाई देता था, जिसको खाते ही मैं गनूरगी में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर नवाज पर शक होने लगा था। वो कहने लगी अगर तुम्हारे शोहर को तुमसे मोहब्बत है तो वो तुम्हें नींद की दवा देकर ये क्यों रिश्ता कायम करता है, इसकी क्या वजह है। इस तरह के सवालात सुनकर मुझे नवाज पर शक सा होने लगा था, लेकिन मैं ये कैसे जान सकती थी कि सच क्या है, क्योंकि मैं उससे पहले भी कई बार वो मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता था, जबरदस्ती मेरे मुंह में वो मेडिसिन डाल देता था और पानी का गिलास मेरे लबों पर लगा देता। अपने सामने वो मुझे खिलाता था। एक डॉक्टर कहने लगी अच्छा ऐसा करो, तुम उस मेडिसिन का नाम बताओ। तब मैंने सोचा
کہ مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ آج تک نواز نے مجھے وہ میڈیسن دکھائی ہی نہیں تھی۔ وہ تو الماری میں سے دوا نکال کر مجھے دیتا تھا، لیکن میں نے جب یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ایسی کون سی دوائی ہے جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کے رکھتا ہے اور روزانہ تمہارا انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکتوں پر غور کرو تو تمہیں میری بات اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت اکیلی اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی، یا وہ ڈاکٹر میری والدہ کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے ہر بات سے انجان تھی۔ میں غائب دماغی سے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ تمہارے سر پر تو ساس سسر اور نند دیوروں کی ذمہ بھی نہیں ہے، اور تمہارا شوہر بھی تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ 8 دن میں تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، تمہاری رنگت تو بالکل پیلی پڑ چکی ہے۔ اب میں اپنی والدہ کو کیا بتاتی کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا، رات کو مجھے نیند کی دوا کھلا کر میرے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ میری والدہ مجھے نصیحتیں کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں یوں پورا دن ڈاکٹر کی باتوں پر سوتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہ تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں نواز سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ گھر چلی جاؤں، لیکن میری والدہ مجھے کبھی بھی میرے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر نہیں لے کر جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ الماری کھول کر دیکھتی ہوں کہ آخر نواز مجھے کون سی میڈیسن کھلاتا ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کمرے میں آئی اور نواز کی الماری کھولی۔ سامنے ہی اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک جوڑا کر کے دیکھا، لیکن مجھے وہ میڈیسن کہیں نہ ملی۔ پھر میں نے دراز بھی دیکھ لی، اس میں بھی اس کے کچھ ضروری کاغذات تھے، کوئی میڈیسن نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے نیچے لاکر کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی نواز نے اس لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب نواز واپس آیا تو اسے کھانا دے دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اٹھ چکی تھی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور رات کو سوتے وقت دودھ کا گلاس پی لیا۔ پہلے کہ نواز کمرے میں آتا میں فوراً سے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر گئی تاکہ نواز کو لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سویا دیکھ کر مجھے بھی میڈیسن نہ کھلائے اور نہ مجھے نیند طاری ہو۔ آخر وہ رات کو میرے ساتھ کرتا کیا ہے؟ کچھ دیر بعد ہی نواز کمرے میں آیا، مجھے بیڈ پر سوتا دیکھ کر قریب آیا اور بازو سے مجھے ہلا کر اٹھانے لگا، کہنے لگا اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو نواز ماتھے پر تیوری چڑھائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نواز مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، یہ کمر میں شدید درد ہے۔ میری بات سن کر نواز کہنے لگا یہ بہانے تم میرے سامنے نہ لگاؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر قیمت پر اولاد چاہیے، چلو اٹھو اور میڈیسن کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آخر آپ نے میڈیسن الماری میں چھپا کے کیوں رکھی ہے؟ میری باقی میڈیسن کے ساتھ رکھ دو، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا تھا، کہنے لگا تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہاری میڈیسن کو الماری کے لاکر میں رکھا ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر گھبرائی تھی، جلد بازی میں شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی میں نے سوچا کہ آج میڈیسن خود کھا لوں۔ میں نے آپ کی الماری میں دیکھا تو کہیں بھی دوائی موجود نہ تھی، مجھے لگا شاید آپ نے لاکر میں رکھی ہے۔ ایک بہانہ تراشا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا ہوں اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا میں تمہیں کھلاؤں گا۔ میں نے کہا نواز مجھے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا رہے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مکمل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہے۔ یوں خود سے میڈیسن کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ پہلے سوچا شاید اس بات پر نواز مجھے میڈیسن نہ دے، لیکن وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ وہ دوائی عورت کو حاملہ کرتی ہے، تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے علاج کروانے کی ضرورت نہیں، تم بس میری بات مانو، وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا آج میں کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نواز کا پارا ہائی ہوا تھا، اس نے مجھے زبردستی سے دوائی کھلائی تھی اور دوائی کھانے کے بعد
मेरी फिर से वही कैफियत होने लगी। सुबह मैं अपनी बेबसी पर कूट कर रो रही थी कि अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द मर जाऊंगी। इसलिए मैंने इसके लिए एक तरकीब लड़ाई थी। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया था और उसे ऐसी जगह पे रख दिया कि जहाँ मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को नवाज ने फिर मुझे वो दवा खिलाई थी और मेरी वही कैफियत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो नवाज के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, मैंने जल्दी से वो कैमरा उठाया और उस पर लगी वीडियो देखने लगी, जिसे देखकर मेरे होश और हवास उड़ के रह गए थे। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर एक तरफ फेंक दिया और अपना चकराता हुआ सर पकड़ने लगी कि जो कुछ मेरा शौहर मेरे साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे पहले कि नवाज वापस आता, मैंने अपने वालिदैन को अपने पास बुलाया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी। मेरे वालिद अपना सर पकड़ कर बैठ गए थे, क्योंकि नवाज एक नामुकम्मल इंसान था। वो इस काबिल न था कि औलाद पैदा कर सकता, बल्कि वो इस काबिल भी न था कि बीवी के पास भी आ सकता। ये मुझ पर अपना रोब जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो एक मुकम्मल मर्द था और रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था, जो मेरे साथ सफाकी से सलूक करते थे। मेरे वालिद ने नवाज पर केस कर दिया और मुझे खुला भी दिलवा दी। नवाज की इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम हुआ कि पहले भी शादी हो चुकी है और उसकी बीवी ने इससे इसी बात पर खुला ली थी कि वो नामर्द है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। शायद अपनी इस अजियत को छुपाने के लिए और अपनी बीवी पर यह साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ भी बहुत बड़ा जुल्म किया था। मेरी जिंदगी को जहन्नम बना के रख दिया था। जब मैं मेरी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले 1 से ज्यादा लोग हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।